नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश वो 15 दिन के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी पाठक। गुरुवार 7 अगस्त 1947 देश भर के अनेक समाचार पत्रों में कल गांधी जी द्वारा भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में लाहौर में दिए गए वक्तव्य को अच्छी खासी प्रसिद्धि मिली है। मुंबई के टाइम्स में इस बारे में विशेष समाचार है, जबकि दिल्ली के हिंदुस्तान में भी इसे पहले पेज पर प्रकाशित किया गया है। कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार में भी यह खबर है, साथ ही मद्रास के द हिंदू ने भी इसे प्रकाशित किया है। भारत के राष्ट्रध्वज में यदि चरखा नहीं होगा तो मैं उस ध्वज को प्रणाम नहीं करूंगा। ऐसा शोक प्रकट करने जैसा वक्तव्य गांधी जी के व्यक्तित्व एवं छवि से मेल नहीं खाता था। अभी भारत के अनेक समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित नहीं हो पाई, क्योंकि उन तक यह खबर पहुंची ही नहीं। लेकिन पंजाब के पंजाबी, हिंदी एवं उर्दू अखबारों ने इस वक्तव्य को भरपूर उछाला है। समूचे देश में सुबह सुबह लोग गांधी जी के इसी बयान पर चर्चाएं कर रहे हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाले अनेक दैनिक समाचार पत्रों ने सिंध प्रांत के हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशाल आम सभा का खासा वर्णन प्रकाशित किया है। सरसंघचालक गुरु जी के भाषण को संक्षेप में प्रकाशित भी किया है। डॉन नामक अंग्रेजी दैनिक अखबार ने भी गुरु जी का भाषण प्रकाशित किया है। रावलपिंडी के घर में आज यानी गुरुवार सुबह पाकिस्तानी हिंदू महासभा के नेताओं की एक संक्षिप्त बैठक संपन्न हो रही है। विभाजन तो अब निश्चित ही है और पिंडी सहित अधिकांश पंजाब और पूरा का पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान में जाने वाला है, यह स्पष्ट हो चुका है। पाकिस्तान के नेशनल गार्ड द्वारा हिंदुओं एवं उनकी संपत्ति पर लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में बचे रह जाने वाले हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक हो चला है। इसलिए पाकिस्तान हिंदू महासभा के नेताओं ने अपना एक वक्तव्य सभी अखबारों में प्रकाशन के लिए जारी किया है। इस वक्तव्य में उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से आग्रह किया है कि उन्हें मुस्लिम लीग के ध्वज का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ पाकिस्तान हिंदू महासभा ने पश्चिम पंजाब के मुस्लिम लीग की असेंबली पार्टी का नेता चुने जाने के अवसर पर इफ्तिखार हुसैन खान मेमनून को बधाई दी है। इसी प्रकार ईस्ट बंगाल मुस्लिम लीग असेंबली पार्टी का नेता चुने जाने पर ख्वाजा निजामुद्दीन का भी सार्वजनिक अभिनंदन किया। पाकिस्तान तो बनकर रहेगा, बल्कि बन ही चुका है। ये बात वहां के हिंदुओं को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। उधर हैदराबाद सिंध में रात को हल्की सी बारिश हुई थी। इस कारण वातावरण में गर्मी थोड़ी कम हो गई है। गुरुजी सुबह जल्दी जाग उठे हैं। जिस प्रभात शाखा में गुरुजी को ले जाया गया है, वहां पर स्वयं सेवकों की भरपूर उपस्थिति है। अच्छा बड़ा सा मैदान है, उसमें 6 गण खेल रहे हैं। आज साक्षात गुरुजी अपनी शाखा में पधारे हैं। इसे देखते हुए स्वयं सेवकों के चेहरों पर प्रसन्नता झलक रही है, लेकिन साथ ही इस बात की मायूसी भी दिखाई दे रही है कि जल्दी ही पूर्वजों की ये पवित्र भूमि हमारे लिए पराई होने जा रही है। इसे छोड़कर सभी को अब भारत के किसी अज्ञात प्रदेश में निवास करने जाना है। शाखा पूर्ण होने के पश्चात एक संक्षिप्त सी अनौपचारिक बैठक रखी गई है। इसमें सभी स्वयंसेवकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। इस तनावपूर्ण वातावरण को गुरुजी कुछ हल्का फुल्का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं सेवकों में चैतन्य निर्माण करने का उनका प्रयास है। हैदराबाद एवं सिंध प्रांत के आसपास वाले इलाकों से हिंदुओं को सुरक्षित भारत कैसे लाया जाए, इस बात की योजना तैयार हो रही है। दुर्भाग्य से इस समूची कवायद में भारत सरकार की रत्ती भर भी मदद नहीं मिल रही है। इन विस्थापित होने जा रहे हिंदुओं को भारत में कहाँ रखना है, इनकी बस्तियां कहाँ बसानी है, इस संबंध में भारत की वर्तमान और आगामी सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मूलतः जनसंख्या की अदला बदली की अवधारणा ही कांग्रेस को नामंजूर है। गांधी जी तो पूर्वी पंजाब और सिंध प्रांत के हिंदुओं को वहीं बसे रहने की सलाह दे रहे हैं। वहां रहने वाले हिंदुओं को गांधी जी की सलाह यही है कि मुस्लिम गुंडों द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में उन्हें निर्भयता के साथ बलिदान हो जाना चाहिए। अब कांग्रेस और भारत सरकार द्वारा पीठ फेरने की परिस्थिति में हिंदुओं की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लेकर आना बेहद धैर्य, साहस और खतरे का काम है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये चुनौती स्वीकार की है। अल्पाहार होते ही लगभग सुबह 9 बजे के आसपास गुरुजी वापस कराची के लिए निकलने वाले हैं।
गुरुजी को विदाई देते समय हैदराबाद और आसपास के गांव से आए हुए स्वयंसेवकों की आंखों में पानी है। उनका अंतकर्ण भारी हो चुका है। किसी को नहीं मालूम कि अब दोबारा गुरुजी की भेंट कब होगी। गुरुजी भी इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि सिंध प्रांत का ये उनका अंतिम दौरा है। ऐसा लग रहा है मानो समय थम गया हो, पूरा वातावरण भारी हो गया है, लेकिन वापसी भी आवश्यक है। गुरुजी के सामने दूसरे और कई काम पड़े हैं। आबाजी थत्ते, राजपाल जी इत्यादि के साथ गुरुजी का एक काफिला कराची की दिशा में धीरे धीरे निकल पड़ता है। लगभग ठीक इसी समय अर्थात दूर रूस के मॉस्को में सुबह के 6 बज रहे थे। तब तत्कालीन सोवियत संघ के लिए नियुक्ति की गई स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का विमान मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। 47 वर्षीय विजय लक्ष्मी भले ही रिश्ते में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन हो, लेकिन यही उनकी एकमात्र पहचान नहीं थी। उन्होंने स्वयं भी अनेक बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कारावास की सजा भुगती। वे स्वयं भी कुशाग्र बुद्धि की मालिक हैं। चूंकि विजय लक्ष्मी जवाहरलाल नेहरू से लगभग 11 वर्ष छोटी थी, इसलिए उन्हें नेहरू का सानिध्य अधिक नहीं मिला। जब उनकी आयु 21 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने अपनी मर्जी से काठियावाड़ रियासत के सुप्रसिद्ध वकील रंजीत पंडित के साथ विवाह किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत की तरफ से रूस के राजदूत पद पर उनकी नियुक्ति करते समय केवल जवाहरलाल नेहरू की बहन यही एकमात्र योग्यता नहीं थी, अपितु उनका स्वयं का कर्तृत्व भी था। रूसी अधिकारियों ने इस भारतीय राजदूत का अर्थात जवाहरलाल नेहरू की बहन का गर्मजोशी एवं आत्मीयता से स्वागत किया। रूस के उनके कार्यकाल का आरंभ तो बहुत ही सुंदर हुआ। वहां कराची में दोपहर 1 बजे के आसपास दिल्ली से कायदे आजम जिन्ना को लेकर वायसरॉय साहब का विशेष डकौता विमान कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे पर उतरा। विमान से जिन्ना, उनकी बहन फातिमा और उनके 3 सहयोगी उतरे। पाकिस्तान के निर्माता के रूप में प्रस्तावित पाकिस्तान की इस पहली यात्रा के अवसर पर मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं में कोई खास उत्सुकता नहीं थी। इसलिए जिन्ना का स्वागत करने के लिए बहुत ही थोड़े से कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर आए थे। कायदे आजम जिन्ना के लिए आजीवन उनके सपनों के देश अर्थात पाकिस्तान में पहली बार आना बड़ा ही निरुत्साहित करने वाला रहा। इधर मुंबई बोरीबंदर महानगर पालिका भवन के सामने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया है। भवन के सामने बेस्ट की 2 बसें खड़ी हैं और एक छोटा सा पंडाल लगाया गया है। बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एवं ट्रांसपोर्ट के नाम से सन 1874 से मुंबई निवासियों की सेवा में कार्यरत कंपनी अब भारत की स्वतंत्रता से सिर्फ 1 सप्ताह पहले मुंबई महानगर पालिका के अधीन होने जा रही है। यह समारोह इसी संदर्भ में है। बेस्ट के पास कुल 275 बसें हैं और अब ये सभी बसें 7 अगस्त 1947 से मुंबई महानगर पालिका के स्वामित्व में हस्तांतरित हो रही है। वारंगल काकतीय राजवंश की राजधानी, 1000 स्तंभों वाले मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान और निजाम शाही रियासत का एक बड़ा नगर। सुबह के 11 बजे हैं। अगस्त महीने में भी सूर्य आग उगल रहा है। ऐसे माहौल में अचानक इस चौराहे पर मिलने वाले चारों मार्गों से कांग्रेस के झंडे हाथों में लेकर नारे लगाते हुए लगभग 100-125 कार्यकर्ता चौराहे पर इकट्ठे हुए। हैदराबाद राज्य कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार इन कार्यकर्ताओं ने भारत में विलीन होने के लिए निजाम के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया है। हैदराबाद राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी राम तीर्थ ने जनता से अपील की है कि वे सत्याग्रह में शामिल हों। वे स्वयं भी काचीगुड़ा इलाके में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी और प्रदर्शन में शामिल थे। उधर समूचे भारत में स्वतंत्रता की आहट सुनाई दे रही है और इधर निजाम की रियासत का ये विशाल भूभाग अभी भी गुलामी के अंधेरे में ही है। कलकत्ता की आनंद बाजार पत्रिका, दैनिक बसुमती, स्टेट्समैन जैसे सभी दैनिक समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर आज का प्रमुख समाचार है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात राजा जी को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। राजा जी ये विभाजित बंगाल के अर्थात पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल बनने जा रहे हैं। राजा जी कांग्रेस पार्टी के विराट व्यक्तित्व हैं, पूरे मद्रास प्रांत को अकेले दम पर चलाने वाले। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए प्रांतीय चुनावों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा राजा जी की पहचान
ये विभाजन के विचार को अति सक्रियता से आगे बढ़ाने वाले की थी। इस कारण बंगाल के लोगों ने इस निर्णय को पसंद नहीं किया। अपनी लाइब्रेरी में बैठे ये खबर पढ़ते हुए शरद चंद्र बोस का दिमाग घूम गया। उन्होंने तत्काल एक वक्तव्य तैयार किया और सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेज दिया। शरद बाबू ने लिखा कि राजगोपालाचारी की नियुक्ति वास्तव में बंगाल का अपमान है। जिस व्यक्ति को मद्रास ने नकार दिया, चुनावों में परास्त कर दिया, उसी को हमारे सिर पर लाकर बैठाना कौन सी बुद्धिमता है। दिल्ली में भारतीय सेना का मुख्यालय, एक अनुशासित वातावरण, कलफ लगे कड़क और चकाचक गणवेश में सैनिकों की चहल पहल जारी है। थोड़ा अंदर जाने पर वातावरण में परिवर्तन स्पष्ट दिखता है। अधिक गंभीर, अधिक अनुशासित, अधिक सम्मानयुक्त। यहाँ पर भारत के कमांडर इन चीफ का कार्यालय है। दरवाजे के पास ही पीतल की एक बड़ी सी प्लेट पर रौबदार अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, सर क्लॉड जॉन ऑचनलेक। इस दफ्तर के बड़े से अहाते में उतनी ही बड़ी महागनी टेबल के पीछे शानदार से कुर्सी पर विराजित है सर ऑचनलेक। सर ऑचनलेक के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र रखा हुआ है। प्रस्तावित स्वतंत्रता दिवस के दिन राजनीतिक स्वरूप के सभी भारतीय कैदियों को मुक्त कर देने बाबत ये नोटशीट है। इस पत्र में सभी भारतीय इस शब्द पर सर ऑचनलेक की निगाह ठहर जाती है। इसका अर्थ ये है कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से लड़े हुए सैनिक भी। हाँ, नोटशीट के अनुसार तो इसका यही अर्थ निकलता है। ऑचनलेक के दिमाग की नस फड़कने लगती है। सुभाष चंद्र बोस के सहयोगियों को छोड़ दें, अंग्रेजों के सामने एक वास्तविक चुनौती पेश करने वाले आजाद हिंद सेनानियों को रिहा कर दें? नहीं, कदापि नहीं। कम से कम 15 अगस्त तक तो ब्रिटिश सत्ता है ही, तब तक तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर उन्होंने अपने स्टेनो को बुलाया और धीमी किंतु कठोर आवाज में उस पत्र का जवाब लिखवाने लगे। अन्य सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में भारतीय सेना को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को छोड़ने पर हमारा प्रखर विरोध है। इस प्रकार सुभाष बाबू के तमाम सहयोगी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उस आजाद हिंद सेना के शूरवीर सैनिक कम से कम 15 अगस्त तक तो नहीं छूटेंगे, यह निश्चित हो चुका था। उधर मद्रास सरकार ने दोपहर को एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके अनुसार ये घोषणा की गई कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले मद्रास प्रांत के सभी लोगों को 5-5 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। 15 और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी इसी के साथ की गई। स्वतंत्रता के सूर्य को उगने में अब केवल 1 सप्ताह ही बचा है। दोपहर के 4 बजे हैं। मद्रास में स्थानीय सिनेमाघरों के मैनेजरों की एक बैठक चल रही है। स्वतंत्रता के संदर्भ में ही ये बैठक आयोजित की गई है। केसीआर रेड्डी सबसे वरिष्ठ थिएटर मालिक हैं। उन्होंने बैठक में प्रस्ताव रखा कि 15 अगस्त से सभी सिनेमाघरों में अंग्रेजों का अर्थात ब्रिटिश सरकार का राष्ट्रगीत नहीं बजाया जाएगा। उसके स्थान पर कोई भी भारतीय राष्ट्रीय विचारों का गीत बजाया जाएगा। उधर कराची की एक बड़ी सी हवेली में श्रीमती सुचेता कृपलानी लगभग 100-125 सिंधी महिलाओं की एक बैठक ले रही है। ये सभी सिंधी स्त्रियां इतने असुरक्षित वातावरण के बावजूद इस बंगले पर एकत्र हुई हैं। सुचेता कृपलानी के पति आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस द्वारा विभाजन का निर्णय स्वीकार किए जाने के कारण सीमावर्ती इलाकों में जनमत बेहद क्रोधित है। अतः अपने गृह प्रांत में कांग्रेस के खिलाफ उबल रहे इस वातावरण को शांत करने के लिए दोनों पति पत्नी के प्रयत्न जारी हैं। वे सभी सिंधी औरतें सुचेता कृपलानी से शिकायत कर रही हैं कि वे कितनी असुरक्षित हैं। सिंधी स्त्रियों पर मुसलमानों के नृशंस अत्याचार के बारे में बता रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के कथनों से सुचेता कृपलानी सहमत नहीं दिखती। वे आवेश में आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं कि मैं पंजाब और नोआखाली में सरेआम घूमती हूँ। मेरी तरफ तो कोई भी मुस्लिम गुंडा तिरछी निगाह से देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं ना तो भड़कीला मेकअप करती हूँ और ना ही लिपस्टिक लगाती हूँ। आप महिलाएं लो नेक का ब्लाउज पहनती हैं, पारदर्शी साड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए मुस्लिम गुंडों का ध्यान आपकी तरफ जाता है। और मान लीजिए किसी गुंडे ने आप पर आक्रमण कर भी दिया तो आपको राजपूत बहनों का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए, जौहर करना चाहिए।
एक बड़ी सी हवेली में बैठी अपने प्राणों की बाजी लगाकर किसी तरह एक एक दिन गिनने वाली उन घबराई हुई सिंधी महिलाओं को सुचेता कृपलानी के इस वक्तव्य पर क्या कहें समझ में नहीं आ रहा था। वह अवाक थी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी ये हमसे क्या कह रही हैं? ऐसे घोर संकट के समय क्या हम औरतें भड़कीला मेकअप करेंगी, लो कट ब्लाउज पहनेंगी? और क्या केवल इसलिए मुसलमान गुंडे हमारी तरफ आकर्षित होते हैं? और मान लो यदि वे हमारे साथ बलात्कार करने का प्रयास करें तो क्या हमें राजपूत स्त्रियों के समान जौहर कर लेना चाहिए? इस समय केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियां भी जमीनी वास्तविकता और मुस्लिम मानसिकता से कोसों दूर हैं। दिल्ली का सैन्य मुख्यालय दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा अहाता, इसमें गोरखा रेजिमेंट के सैन्य मुख्यालय से संबंधित छोटा सा कार्यालय, गोरखा राइफल्स के नाम से समूचे विश्व में अपनी बहादुरी प्रदर्शित करने वाले शूरवीर सैनिकों की टुकड़ी। यहाँ एक बड़े से टेबल के पास इस रेजिमेंट के 4 अधिकारी गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। चूंकि भारतीय सैनिकों का भी बंटवारा होने जा रहा है, इसलिए अब गोरखा रेजिमेंट को पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं, ये प्रमुख मुद्दा है। इससे पहले अंग्रेज अधिकारियों के अनुरोध पर गोरखा रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां सिंगापुर को दे दी गई थी। कुछ गोरखा सैनिक ब्रुनेई भी भेज दिए गए। इन सारी बातों के लिए नेपाल सरकार की भी सहमति थी, परंतु एक भी गोरखा सैनिक पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। अंततः गोरखा रेजिमेंट के उन 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने एक मत होकर एक नोटशीट तैयार की और उसे कमांडर इन चीफ को सौंपा कि गोरखा रेजिमेंट की एक भी बटालियन पाकिस्तान की सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, हम भारत में ही रहेंगे। लखनऊ में स्टेट असेंबली में मुख्यमंत्री का कार्यालय, मजबूत देहष्टी के मालिक और घनी मोटी मूछों वाले गोविंद वल्लभ पंत अपने जिंदा दिल स्वभाव के अनुसार हमेशा की तरह अपने सहयोगियों के साथ हंसी मजाक सहित चर्चा कर रहे हैं। कैलाशनाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई और पीएल शर्मा जैसे मंत्री उनके आसपास बैठे हैं। चर्चा का विषय ये है कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा अपभ्रंश किए गए शहरों के नदियों के नाम बदलकर उन्हें मूल हिंदू नाम से पहचाना जाए। अंग्रेजों ने गंगा को गंगेज और यमुना नदी को जमुना बना डाला था। पवित्र मथुरा नदी का नाम अंग्रेजों ने मुत्रा कर दिया था। इन सभी की पहचान इनके मूल नाम से ही होनी चाहिए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में इस समिति ने एक आदेश निकाला एवं तत्काल प्रभाव से नदियों, गांवों, शहरों के बदले हुए मूल नामों से ही लिखा जाए, ऐसा घोषित कर दिया। 17 योक रोड जवाहरलाल नेहरू का वर्तमान निवास अर्थात स्वतंत्र भारत का वर्तमान मुख्य प्रशासनिक केंद्र अब शाम के 6 बज चुके हैं और नेहरू विदेश मंत्री की भूमिका में आ गए हैं। पाकिस्तान को अस्तित्व में आने के लिए केवल 1 सप्ताह ही बाकी रह गया है। इस पाकिस्तान में भारत का भी एक राजदूत होना अति आवश्यक है। अभी तो बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान को आपसी सामंजस्य से पूरा करना है। हिंदू सिखों के विस्थापन एवं उनकी समस्याओं का प्रमुख प्रश्न है, उसका भी हल निकालना है। इसलिए पाकिस्तान में तो भारत का राजदूत चाहिए ही। ऐसे में नेहरू के समक्ष एक नाम उभरा, श्री प्रकाश का। श्री प्रकाश प्रयाग से ही थे, अर्थात नेहरू के इलाहाबाद से। इन्होंने अनेक बार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में वे 2 वर्षों तक जेल में रहे। रात गहराती जा रही है। अमृतसर से आरंभ हुई गांधी जी की ट्रेन यात्रा जारी है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे गांधी जी का शरीर अकड़ गया है। उन्हें पैदल चलना बहुत पसंद है। ऐसे व्यक्ति को लगातार 24 घंटे तक एक ही स्थान पर बिठाए रखना वास्तव में उनके लिए सजा के समान है। परंतु ट्रेन में भी गांधी जी का पठन पाठन एवं चिंतन मनन चालू ही है। इस समय ट्रेन संयुक्त प्रांत से गुजर रही है। जहां जहां भी ट्रेन रुकती है, रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता उन्हें मिलने जरूर आती हैं। अधिकांश लोगों के मन में बस एक ही सवाल है, बापू ये हिंदू मुसलमान दंगे कब थमेंगे। इधर ट्रेन में उनके प्यारे बापू बेचैन हैं। उन्होंने वहाँ के शरणार्थी शिविर और लाहौर शहर में जो भी देखा और सुना वह बहुत ही भयानक है। लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं मान रहा कि क्या मुसलमानों के हमलों के कारण अपना स्थान, अपनी ज़मीन, अपने मकान छोड़कर भारत भाग जाना चाहिए। फिर तो मैं अहिंसा के जिन सिद्धांतों की बातें करता हूँ वे सब झूठे ही सिद्ध हो जाएंगे।
कल सुबह गांधी जी पटना में उतरेंगे। अंधेरे को चीरती उनकी ट्रेन आगे बढ़ी जा रही है और ट्रेन की खिड़की से गांधी जी दूर क्षितिज की ओर देख रहे हैं। एक अस्वस्थ भारत का भविष्य देखने का उनका व्यक्तिगत मनस्वी प्रयास है।